नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, जैसा कि अपना जैविक खेती का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में भी आ चुका होगा। अभी इसी लास्ट टाइम में अपन इसके अभ्यास कुछ प्रश्न हैं जिनको सोल्व करने जा रहे हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले या प्रथम बार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों, जैसे कि पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्थ बॉर्न नामक वैज्ञानिक ने 1940 में किया था। हॉवर्ड ने नहीं किया, फार्सला नहीं किया, वेपर ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 2। जैविक खेती में उपयोग लिया जाता है, आपको पता है रासायनिक उर्वरक नहीं काम में लिए जाते हैं, शाकनाशी काम में नहीं लिए जाते हैं, जीवांश खाद बिल्कुल काम में ली जाती है और कीटनाशक काम में नहीं लिए जाते। शाकनाशी क्या होते हैं दोस्तों? शाकनाशी वे रसायन होते हैं जो शाक या हर्ब को मारते हैं। कीटनाशी जो कीटों को मारने वाले रसायन या कीट नियंत्रण में काम में लिए जाने वाले रसायन होते हैं। और रासायनिक उर्वरकों के बारे में आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? नाइट्रोजन की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि गोबर की खाद में एन, पी और के की मात्रा 0.5, 0.25 और 0.5% पाई जाती है। अब इसमें देखो 0.5 कहाँ दे रखा है दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन का आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में लेते हैं। कितने काम में लेते हैं दोस्तों? 40 से 50 नहीं लेते, 90, 100 नहीं लेते। कितने लेते हैं? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ढेंचे की बीज दर अपन काम में लेते हैं जब अपने को हरी खाद बनानी होती है तब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 5, जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पे प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जीवांश खाद मृदा के लिए बहुत उपयोगी खाद होती है। ये मृदा की जैविक, भौतिक व रासायनिक तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करती है। तीनों अवस्थाओं के अंदर क्या करती है? सुधार करती है। तो देखो कौन सी अवस्था दे रखी है इसमें? जैविक अवस्था दे रखी है, भौतिक दे रखी है और रासायनिक भी दे रखी है। जैविक, भौतिक और रासायनिक, उपरोक्त सभी। तो कौन सा जाएगा इसमें? और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा ब, सेकंड। आगे अपन बात करते हैं, भारत के कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है? जस्ता पोषक तत्व है और कितने प्रतिशत मृदाओं में कमी पाई जाती है? भारत की 47% मतलब 47% मृदाओं में जिंक पोषक तत्व की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। आगे अपन बात करते हैं, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? दोस्तों, चना कौन सी कुल का है? लेगुमिनेसी कुल का, मतलब दलहनी फसल। और दलहनी फसल को किससे करते हैं अपन? राइजोबियम से उपचारित करते हैं। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? दोस्तों, गेहूं में एजोला का प्रयोग नहीं करते हैं, जौ में नहीं करते और मक्का में भी नहीं करते। तो किस में करते हैं? धान की फसल में एजोला का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? देखो आप इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक, रोडोल्फ फैमिली नहीं किया, हंस मूलर ने नहीं किया, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर बिल्कुल किया। कब किया? 1924 के अंदर किया। किसका? बायोडायनेमिक खेती का। बायोडायनेमिक खेती बताई थी, वह खेती जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होती है, क्या कहलाती है? बायोडायनेमिक खेती के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं, चंद्रयान दक्षिण अवस्था, कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? दक्षिण अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जब दक्षिणायन अवस्था में रहता है तो पृथ्वी की जो सहकेंद्रीय शक्तियां होती हैं उनके ऊपर दबाव अधिक होता है। तो अब क्या होता है, जो कंद वाली फसलें होती हैं उनमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा बढ़ती हैं, पृथ्वी के अंदर की शक्तियाँ। तो उस टाइम में अपने को कंद वाली सब्जियां उगानी चाहिए। कंद वाली सब्जियों में वृद्धि होती है, कंद वाले पौधों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है, आपको पता है? ट्राइकोग्रामा क्या है? फफूंद है? नहीं है बिल्कुल। ट्राइकोडर्मा नहीं है, अंड परजीवी है। क्राइसोपिड्स ये क्या है? जैविक नियंत्रण के लिए परभक्षी कीट है। एनपीवी के ये क्या है? वायरस है दोस्तों। तो कौन सा है परभक्षी कीट? क्राइसोपिड्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? दोस्तों,
आपको मैंने बताया था पढ़ाते टाइम में कि एपिकार्निया का प्रयोग पायरिला कीट के लिए किया जाता है। और पायरिला किसमें लगता है? पायरिला लगता है किसमें? गन्ने में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? गन्ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको पता है कि सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन न तो दिल्ली में किया गया, न रियो डी जेनेरो में किया गया, न वाशिंगटन में किया गया, स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम कहाँ स्थित है? इसमें किया गया, ये स्थित है स्वीडन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के लिए एक निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा मानक है? सूचना प्रबंध नहीं है, आनुवांशिक विविधता नहीं है, लेकिन पर्यावरण क्या है? टिकाऊ खेती के लिए इंपॉर्टेंट अंग है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, जैविक खेती की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आपको मैंने की शुरुआत में बताया था संक्षेप में व्याख्या, वह खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग क्या है? निषेध है, जिसमें जैविक खादों तथा जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? जैविक खेती। जैविक खेती में खेत को एक जैविक तत्व के रूप में माना जाता है, जीवित तत्व के रूप में माना जाता है, मृदा को एक जीवित पिंड के रूप में माना जाता है, तथा इसमें रसायनों का प्रयोग क्या है? बिल्कुल निषेध है दोस्तों। जैविक खेती क्या है? उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा परिस्थिति परितंत्रों और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। इसमें स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा जाता है। यह प्रतिकूल प्रभाव वाले आदानों के उपयोग के बजाय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैविक खेती के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। क्या है जैविक खेती का उद्देश्य? देखो, जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना, जिससे भविष्य में आवश्यक मात्रा में पोषक खाद्य उत्पादन हो सके। मतलब ऐसी कृषि प्रणाली का विकास करें जो क्या हो? टिकाऊ हो, जीवन धारण करने योग्य हो और उत्पादन भी अच्छा हो सके। आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना जो कि वास्तव में हमारे संसाधनों में उपलब्ध सस्ते संसाधनों पर आधारित हो। ऐसी कृषि प्रणाली को विकास करें कि अपने पास वो संसाधन उपलब्ध हैं और सस्ते में ही अपने को क्या मिल रहे हैं? उपलब्धता उनकी मिल रही है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में टिकाऊ खेती का विकास तथा जल स्रोतों एवं मिट्टी को प्रदूषण मुक्त रखना, स्वास्थ्य पर्यावरण का निर्माण करना। इसमें क्या है कि रसायनों से जमीन को क्या रखना? अपने को मुक्त रखना है। स्वास्थ्य के लिए क्या है होना चाहिए? लाभदायक होना चाहिए और एक टिकाऊपन जमीन के अंदर अपने को लाना है। आगे बात करते हैं, उत्पादन की लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती के तरीकों में विकास द्वारा खेती एवं कृषकों को स्वावलंबी बनाना। अब टिकाऊ खेती क्या है? वह खेती जो लंबे समय तक चलती रहे, जिसमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, एक स्थायी उत्पादन हो सके। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, जैविक खेती के महत्व के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, जैविक खेती के बारे में संक्षेप में महत्व के बारे में वर्णन लिखिए। क्या क्या महत्व है? देखो, जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या आता है? टिकाऊपन आता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों का योग जो है उर्वरा शक्ति को बनाता है, वो लंबे समय तक टिकाऊपन में रहता है। पशुधन में बढ़ोतरी। आपको पता है जैविक खेती के अंदर जो जैविक खाद अपन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? पशु से प्राप्त करते हैं। तो पशु का तालमेल जैविक खेती के अंदर ज़्यादा रहता है, तो पशु की जनसंख्या में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। बाह्य आदानों की लागत में कमी। आपको पता है कि जैविक खेती में बाहर से बहुत कम चीज़ें खरीदते हैं, अपने खेत के ऊपर उपलब्ध संसाधनों का ही अपन काम में ले लेते हैं या प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वातावरण की शुद्धता। जब आप रसायनों का, शाकनाशियों का, कीटनाशियों का प्रयोग खेत में नहीं करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वातावरण क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। आपको पता है कि आजकल कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां केवल किससे हो रही है? खाद्य पदार्थों में प्रदूषण तथा खाद्य पदार्थों के अंदर रसायनों का प्रयोग करने से हो रही है। तो इसमें क्या होगा? मानव स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। कम पानी की आवश्यकता। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है जैविक खाद डालने से, जैविक खेती अपनाने से। तो पानी की आवश्यकता क्या रहती है? कम रहती है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता। जो कृषि से उत्पादन प्राप्त हो रहा है, चाहे गेहूं, जौ, बाजरा, कुछ भी प्राप्त हो रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी प्राप्त होगी अगर जैविक खेती का उत्पाद होगा तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा में आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति। आपको पता है कि गोबर की खाद एक रूप से पूर्ण खाद है।
कंप्लीट मेन्योर है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गोबर की खाद का उपयोग जैविक खेती के रूप में कर रहे हैं, जैविक खाद के रूप में कर रहे हैं, तो इसमें सभी पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। जैविक उत्पाद का लाभकारी मूल्य, जो अपने को जैविक उत्पाद मिल रहा है उसका मूल्य भी क्या होगा, रासायनिक खेती से तैयार उत्पाद से ज़्यादा प्राप्त होगा। अरे आपने सुना होगा कि अगर किसी के ऊपर जैविक का टैग लगा हुआ है, ऑर्गेनिक का, तो उसकी 20 से 30% मूल्य वैसे अधिक प्राप्त होता है बाजार में। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कि गोबर की खाद के मुख्य घटक को क्या क्या हैं। तो गोबर की खाद के मुख्य घटक क्या हैं, गोबर है, मूत्र है और बिछावन है। जिसमें आप देखिए गोबर में क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 0.5%, फास्फोरस 0.25% एंड पोटास 0.5%। आगे बात करें मूत्र, मूत्र में क्या पाया जाता है, पशु के मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत, 2%। और यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं बिछावन। बिछावन क्या होता है, जिस जगह अपन पशु को बांध रहे हैं उसके आसपास जो कूड़ा करकट हो जाता है, गोबर का कुछ अवशेष रह जाते हैं, इसके साथ साथ पशु का मूत्र रह जाता है, उसके ऊपर की जो मिट्टी रहती है उसको बिछावन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग जैविक खाद बनाने में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेडेव विधि द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा। अब आपको याद आ गया होगा कि नेडेव विधि किसने तैयार की थी, महाराष्ट्र के नेडेव काका नाम का किसान था, उन्होंने नेडेव विधि का आविष्कार किया था। और इस विधि में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से 1.5% तथा फास्फोरस की मात्रा 0.5 से 0.9% होती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट किस प्रजाति के केंचुए द्वारा तैयार की जाती है। देखिए वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त केंचुए की प्रजाति है एपीजिक, और एपीजिक की जो प्रजाति है उसका नाम है आइसिनिया फोइटिडा। यह आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति राजस्थान प्रदेश के लिए उपयुक्त है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के लिए केंचुए की कौन सी प्रजाति है, एपीजिक की, और जो किसकी प्रजाति है, आइसिनिया फोइटिडा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीवांश खाद भूमि की संरचना में कैसे सुधार करता है। देखो सोइल की जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप जीवांश खाद मिलाओगे तो उसमें सुधार कैसे होगा, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन आंसर। भूमि की संरचना में सुधार होता है, ये तो सबने पता है भाई, भूमि की संरचना में सुधार होता है, लेकिन कैसे होता है, रेतीली हल्की मिट्टी सघन तथा दानेदार संरचना में हो जाती है। अगर आप जीवांश खाद मिट्टी में डालोगे और आपकी मिट्टी रेतीली है तो वो क्या है, दानेदार संरचना में थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी, सुगठता आ जाएगी उसके अंदर। जल की धारण क्षमता में वृद्धि होगी। आपको पता है कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें आप पानी डालोगे तुरंत नीचे चले जाएगा, मतलब अवशोषण क्षमता ज़्यादा होगी, लेकिन उसको धारण करने मतलब होल्ड करने की या रोकने की क्षमता कम होगी। तो आप अगर जीवांश खाद मिला रहे हो मिट्टी में तो उसकी धारण क्षमता या जल को रोक कर रखने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। मृदा में वायु संचार में वृद्धि, मृदा वायु संचार भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक होता है, उसमें वायु संचार ज़्यादा होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है। पौधों की जड़ों में का विकास अच्छा होता है। जब वायु संचार अच्छा रहेगा मृदा के अंदर तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबकी मात्रा अच्छी रहेगी, इनकी मात्रा अच्छी रहेगी तो पौधों की जड़ों का विकास भी क्या होगा, अच्छा। भूमि में जल निकास क्या होता है, अच्छा, जल निकास क्या होता है, भूमि से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, जल निकास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद की परिभाषा लिखिए। खाद क्या होता है, देखो दोस्तों, पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या होता है, वृद्धि होती है। कैसे पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इन कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करते हैं सूक्ष्म जीव। डिकम्पोजिशन के पश्चात पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं भूमि में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मक्का के लिए कौन सी नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरक काम में लेते हैं। तो कौन सा लेते हैं, VAM बताए थे ना कल, अर्बेस्कुलर माइकोराइजा का उपयोग किया जाता है। वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं धान के खेत में एजोला कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो कितनी करते हैं, 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर एजोला का अपन प्रयोग करते हैं। आगे अपन बात करते हैं कृषि पंचांग किस पे आधारित है। आपको बताया था कृषि पंचांग चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित है। जैसे जैसे चंद्रमा गति करता है उसके अकॉर्डिंग कृषि पंचांग को निर्धारित किया जाता है और उसमें कृषि कार्य किए जाते हैं, जिसमें उत्तरायण पक्ष दक्षिणायन पक्ष दोनों बताया था। उत्तरायण पक्ष काफ़ी लाभदायक रहता है, दक्षिणायन पक्ष में कंद वाली सब्जियों की बुआई की जाती है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बुआई करने पर क्या होता है, क्या होगा, अंकुरण बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, अंकुरण बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि उस समय मृदा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा रहती है, वातावरण में नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए पूर्णिमा के 48 घंटे पहले ही बीजों की बुआई करने से अंकुरण अच्छा होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बेसिलस थ्यूरेजेंसिस जीवाणु कौन से गण के कीटों को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिलस थ्यूरेजेंसिस एक प्रचलित जैव कुल कीटनाशक है जो लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा जिसमें मच्छर आते हैं, कॉलियोप्टेरा जिसमें ये बिटल्स वगैरह आते हैं, के कीटों का नियंत्रण प्रभावी रखता है। आगे बात करते हैं अपन, किन्हीं दो परभक्षी कीटों के नाम लिखो। सीधी सी बात है, सिंपल से बड़े हैं, कौन कौन से हैं, क्राइसोपिड्स है और कॉक्सिनेला स्पीसीज है। ये दोनों कीट क्या है, परभक्षी टाइप के हैं, मतलब दूसरे कीटों का भक्षण कर भोजन प्राप्त करने वाले कीटों को क्या कहते हैं अपन, परभक्षी कीट। और वो कौन से, क्राइसोपिड्स और कॉक्सिनेला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कीट व्याधि नियंत्रण हेतु दो महत्वपूर्ण वनस्पतियों के नाम लिखो। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। नीम अपना खाया होगा कभी, नीम कैसा लगता है, कड़वा लगता है, तो कीट तो वैसे ही पसंद नहीं करते इसको, लेकिन इसका नीम का जैविक उत्पाद बना के कीटों पे छिड़काव करने से कीट क्या होते हैं, नियंत्रण होते हैं। इसके अलावा क्या, तंबाकू, तंबाकू में क्या क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, तो तंबाकू की वजह से भी क्या है, कीट नियंत्रण काफी अच्छा रहता है। आगे लिखो, टिकाऊपन के लिए निर्धारित मानकों में कौन सा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टिकाऊपन के लिए निर्धारित मानकों के नाम लिखिए। कौन कौन से मानक हैं, एक तो दक्षता, मतलब भूमि के अंदर दक्षता होनी चाहिए, उससे क्या होगी, टिकाऊपन आएगा। पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए, और समय, ये तीनों क्या है, एक निर्धारित मापन है टिकाऊपन के लिए कि एक टिकाऊ उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, टिकाऊ कृषि के घटकों के नाम लिखो। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिकाऊ खेती का घटक कौन सा, फसल विविधता, मतलब एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाएं आप, जिससे क्या भूमि में पोषक तत्व भी बैलेंस रहते हैं और किसी प्रकार की वातावरणीय हानि से भी अपन किसान को आर्थिक रूप से बचा सकते हैं। आनुवांशिक विविधता, बिल्कुल जलवायु के प्रति और मौसम के प्रति फसलों में अलग अलग प्रकार की जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो अलग अलग प्रकार की जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिकता वाली फसलें उगानी चाहिए। उन्नत तकनीकों का ज्ञान, मतलब जो कृषि में आजकल बहुत सारी ऐसी उन्नत तकनीकें आ गई हैं जो पहले वाली तकनीकों की क्या है, एडवांस, तो उन तकनीकों को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टिकाऊ उत्पादकता का सूत्र लिखो। टिकाऊपन की उत्पादकता का सूत्र लिखो, क्या है, उत्पादन का मान प्लस प्राकृतिक धरोहर का प्रभाव बटे हुए निवेश का मान। ये किसका सूत्र है, टिकाऊपन उत्पादकता का सूत्र है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं, आधुनिक जैविक खेती की उत्पत्ति कहां से हुई। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक जैविक खेती की प्रतिपादन सर किसने किया था, अल्बर्ट होवार्ड ने। कब किया था, 1930 में किया था। क्वेश्चन आता कई बार, और कहां किया था, इंग्लैंड में किया था। जो आधुनिक जैविक खेती आजकल चल रही है, इसका सबसे पहले सर अल्बर्ट होवार्ड ने 1930 में कहां किया, इंग्लैंड में किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में जैविक उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत संस्था का नाम लिखो। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या नाम है संस्था का, RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम बोलते हैं इसको, या जैविक उत्पादन संस्थान के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, हरी खाद को खेत में पलटने की विधि। बहुत अच्छी बात है, हरी खाद को जब अपन खेत में उगाते हैं तब पुष्पन क्रिया आती है, मतलब जब पुष्पन निकलता है तो उस समय पाटा लगाकर और क्या कर देते हैं अपन, मिट्टी पलटने वाले हल से दबा देते हैं, मिट्टी पलटने वाले हैरों से दबा सकते हैं अपन। कैसे, हरी खाद में प्रयुक्त फसल में जब पुष्पन प्रारंभ हो जाता है तब उसकी टहनियाँ कोमल रहती हैं, रसीली रहती हैं, बिना रेशेदार, और उस पर अधिकतम पत्तियां हों, तब क्या करना चाहिए, फसल को पाटा चलाकर फसल को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। उसके बाद में मिट्टी पलटने वाले हल से फसल को खेत में दबा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें, गोबर की खाद बनाने की संशोधित गड्ढा विधि का उल्लेख कीजिए। मैंने बताया था गोबर की खाद बनाने की संशोधित विधि, जिस गड्ढे का आकार कितना, गहराई तो 1.10 मीटर, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ऐसा गड्ढा एक पशु के लिए क्या रहता है, 1 साल में पर्याप्त रहता है। और क्या करते हैं इसको, एक वर्ष के लिए क्या प्राप्त रहता है, पशु की संख्या अधिक होने पर गड्ढों की संख्या ही क्या करते हैं अपन, बढ़ा देते हैं, उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन नहीं करते हैं। गड्ढा कहाँ होना चाहिए, छायादार होना स्थान पर तथा ऊंचे स्थान पर
होना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी गड्ढे के अंदर नहीं भरे। सर्वप्रथम गड्ढे के पैंदे में क्या डालें अपन, 10 से 20 सेंटीमीटर की परत किसकी, चारे या बिछावनी की लगानी चाहिए। इसके बाद भी क्या करना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर परत किसकी डालनी चाहिए, गोबर की डालनी चाहिए। फिर पुनः क्या डालनी चाहिए, बिछावन की डालनी चाहिए। इसी क्रम में अपन डालते रहेंगे और गड्ढा क्या होता रहेगा, फुल होता रहेगा। 4 से 5 महीने में गोबर की खाद सड़ के और तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के लाभ लिखो। वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ खाद है। क्यों कि वंश या केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है। इसमें गोबर की खाद की तुलना में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, तथा भूमि का कटाव भी क्या होता है, रुकता है। और वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में एक्टिनोमाइसिटी 8 गुना मात्रा में क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में खरपतवार व दीमक का प्रकोप क्या होता है, कम। क्योंकि अपन जब कच्चा गोबर का खाद अगर खेत में डाल देते हैं तो दीमक का प्रकोप क्या होता है, अधिक होता है। और अगर अपन पकी हुई वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो दीमक का प्रकोप क्या होता है, कम। केंचुए ऑक्सिन नामक हार्मोन का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस हार्मोन का स्राव करते हैं, ऑक्सिन, जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, अच्छा है, रोग रोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके लिए, जीवांश खाद की मृदा की जैविक अवस्था पे कैसे सुधार करती है। पहले कौन सी अवस्था पे कर रही थी, रासायनिक अवस्था पे, अब जैविक अवस्था पे कैसे सुधार करती है। देखो, मृदा में लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि। आपको पता है कि मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसिटीज और कवक शामिल हैं। अब जीवाणु की संख्या में क्या होती है, जैविक खाद से वृद्धि होती है, जो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करने में काम आते हैं तथा वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। जीवांश खाद जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती रहती है। जीवांश खादें सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन एवं ऊर्जा प्रदान करती है, जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में होने वाली क्रियाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। जैसे कि क्रियाएं कौन कौन सी हैं, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन, अमोनीकरण, ऑक्सीकरण तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है, बढ़ोतरी करती है। वातावरण से नाइट्रोजन को खींच के और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। जीवाणु जटिल पदार्थों का विच्छेदित कर आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं और सरल पदार्थों में तोड़ के पौधों को पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, जीवांश खाद पर टिप्पणी लिखिए। जीवांश खाद वो खाद जो गोबर की खाद, उसे क्या कहते हैं अपन, जीवांश खाद कहते हैं। जीवों द्वारा ये खाद प्राप्त होती है। सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में क्या रहते हैं, इसमें उपलब्ध रहते हैं। किताबी भाषा में अपन पढ़ते हैं, जीवांश खाद का संधि विच्छेद क्या है, जीव प्लस अंश बराबर जीवांश, मतलब जीवों का अंश ही क्या है, जीवांश खाद। जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीव का अंश हो। ऐसी खाद प्राकृतिक या जैविक कार्बनिक खाद भी कहते हैं। जीवांश खाद में मुख्यतः गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली की खाद, हड्डी की खाद और पोल्ट्री की खाद तथा मछली की खाद, रक्त की खाद आदि खाद्य क्या मानव विस्ता आदि आते हैं। जैविक उर्वरक जैसे कौन कौन से, राइजोबियम, एजोबैक्टर, नीलहरित शैवाल आदि किसका उदाहरण है, जीवांश खाद का ही उदाहरण है। इनको जैविक खेती के अंदर काम में लिया जाता है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए। जैव उर्वरक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के बायो इनोकुलेट होते हैं, जो जीवों से ही प्राप्त होते हैं। कैसे, देखो दोस्तों, जैव उर्वरक पौधे में नाइट्रोजन व फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। सीधी सी बात है, वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। फास्फोरस जो मृदा में पड़ा रहता है उसको घोल के उसकी विलेयता करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, ये पोषक तत्व के सबसे स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं कि इनमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मृदा में या भूमि या वायुमंडल में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो उनको आसानी से अवेलेबल पौधों को करा देते हैं। इसके उपयोग से फसलों की उपज में 20 से 40% क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे जैव उर्वरक से कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, जो जिससे क्या पौधों की रोग प्रभावित का कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। इसके उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक सुधार गुणों में क्या होता है, सुधार होता है। जो जैव उर्वरकों का अपन प्रयोग करने से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा के अंदर क्या होता है दोस्तों, सुधार होता है। आगे अपन बात करते हैं, माइक्रोराइजा क्या है। क्या है माइक्रोराइजा, बताओ। माइक्रोराइजा ये एक निवेश प्रकार का, निवेश नहीं, ये विशेष प्रकार का है, विशेष प्रकार का कवक होता है जो बहुशाखीय लंबे तंतु से बना होता है। देखो पौधे की, जैसे ये पौधा है, ये पौधे की जड़ें होती हैं, तो इन जड़ों के अंदर ऐसे तंतुनुमा संरचना में ये पाया जाता है।
पौधों के तथा दाल वाली फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं। तंतु का वह भाग जो जड़ों के बाहर रहता है मिट्टी में लगातार फास्फोरस का अवशोषण करता रहता है। कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता का संबंध होता है। सहजीविता मतलब साथ साथ रहते हैं, दोनों जड़ और कवक दोनों का संबंध होता है, जिससे कवक मृदा में जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधे को क्या करता है, उपलब्ध कराता है, प्रदान करता है। पौधे कवक को कार्बनिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। दोनों में आपस में लेन देन का संबंध है, सहजीविता का संबंध है। का ये क्या करता है, फास्फोरस नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है तथा पौधा कवक को क्या उपलब्ध कराता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं एजोला का उपयोग विधि लिखिए। एजोला क्या है, एजोला एक प्रकार का फर्न है, जलीय फर्न जिसको बोलते हैं वो है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धान के खेत में किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है, हरी खाद के रूप में किया जाता है। मतलब पहले ही इसका क्या कर लेते हैं अपन, प्रयोग कर लेते हैं। धान के साथ साथ इसका संवर्धन किया जाता है। प्रथम विधि इसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां रोपाई के पहले पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। खेत की तैयारी कर छोटी क्यारियों में बांटकर उसमें 5 से 10 सेंटीमीटर भर देते हैं, क्या पानी भर देते हैं, और इसमें 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से एजोला डाल देते हैं धान के अंदर, और 10 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं, जो एजोला में क्या करती है, वृद्धि करती है। और 15 से 20 दिन के बाद में एजोला की एक मोटी तय बन जाती है, जो खेत में पानी निकालकर और इसको हल चलाकर एजोला को मिट्टी में अपन मिला देते हैं। दोस्तों ठीक है, आगे अपन बात करते हैं बायोडायनेमिक खेती क्या है। देखो बायोडायनेमिक खेती वह खेती जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होती है, कृषि पंचांग के ऊपर आधारित रहती है, बायोडायनेमिक खेती कहलाती है। 1924 में सबसे पहले ऑस्ट्रिया के एक विद्वान थे जिसका नाम था रोडोल्फ स्टेनर, जो एक दार्शनिक के नाम से जाने जाते हैं। 1924 में इन्होंने बायोडायनेमिक खेती की क्या दी थी, अवधारणा दी थी दोस्तों। और ये एक वैकल्पिक कृषि के रूप में बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। बाद में विश्व में कई देशों में इसकी क्या की, जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा। ये क्या है, प्रतिवर्ष नक्षत्रों की गति के ऊपर आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी पंचांग तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार कृषि का कार्य उपयुक्त समय पर करने पर लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित कृषि प्रणाली है। चंद्रमा के अनुसार ही इसमें क्या, फसलों की बुआई, कटाई, गहाई तथा साथ साथ में निराई गुड़ाई अपन करते हैं। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों, चंद्र उत्तरायण पक्ष में कौन सी कृषि कार्य करना चाहिए। उत्तरायण पक्ष, कौन से पक्ष की बात हो रही है, उत्तरायण, जो इसको एक शुभ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तरायण पक्ष, इस अवस्था में पत्तीदार फसलों की कटाई, तुड़ाई, कलम लगाना चाहिए तथा चारे वाली फसलें उत्पादित करनी चाहिए। बीजों की बुआई इसी अवस्था में करने से अंकुरण क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है तथा पौधे रोगों की संभावना बहुत कम रहती है। आगे अपन बात करते हैं टिकाऊ खेती किसे कहते हैं। वह खेती जिसमें लगातार उत्पादन प्राप्त हो, टिकाऊ खेती के नाम से जानी जाती है, जिसकी भौतिक रासायनिक क्षमता लगातार बनी रहे। टिकाऊ खेती शाब्दिक अर्थ है जिसकी घटक उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक लगातार नियंत्रण बनाए रखते हैं, वो क्या कहलाती है, टिकाऊ खेती के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं टिकाऊ कृषि की परिभाषा लिखी। क्या है परिभाषा, टिकाऊ कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि साधनों का या संसाधनों का इस प्रकार से सफल प्रबंध किया जाए जिससे मानव की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके तथा पर्यावरण में क्या हो सके, सुधार भी हो सके, किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आए, और प्राकृतिक संसाधनों की क्या हो सके, रक्षा हो सके, किसी भी संसाधन का ज्यादा दोहन ना हो, उसे क्या कहते हैं अपन, टिकाऊ कृषि के नाम से जाना जाता है। टिकाऊ कृषि में पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको पता है अगर आप टिकाऊ खेती अपनाओगे तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण या एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे, कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाली पद्धति है। इससे प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें जिससे प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम क्या हो, ह्रास हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों पर्यावरण का पूरे संरक्षण हो, पूर्ण रूप से क्या हो, संरक्षण, पर्यावरण में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। अर्थात मुख्य रूप से मृदा में जल तथा जलवायु, ऊर्जा और पोषक तत्व की प्रभावी रूप से गुणकारी स्थिति बनी रहे। दोस्तों आगे बात करते हैं जैविक नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालिए। जैविक नियंत्रण क्या होता है, कीटों का कीटों के माध्यम से ही नियंत्रण, जैविक पदार्थों के माध्यम से ही नियंत्रण, जैसे जैविक कीटनाशक के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हो आप, परभक्षी कीटों द्वारा कर सकते हैं, परजीवी कीटों द्वारा कर सकते हैं। इसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग निषेध है। देखो हानिकारक जीवों की रोकथाम व उनके प्रभाव को कम करने या उन्हें नष्ट करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करना जैविक नियंत्रण के अंतर्गत आता है।
जैसे जैव नियंत्रण के द्वारा रेडधारी शिकारी जीव हानिकारक कीटों को पकड़कर भक्षण कर जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैविक नियंत्रण में परजीवी कीटों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। ट्राइकोडर्मा का उपयोग का विवरण लिखिए। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक प्रकार का मित्र फफूंद है जो मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक फफूंदों के प्रबंध मतलब कंट्रोल में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग बीज, जड़ एवं भूमि उपचार में किया जाता है। साथ साथ में क्या किया जाता है, बीजोपचार हेतु 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किग्रा बीज को उपचारित करते हैं। अपन आगे बात करते हैं। इसका उपयोग चने में उकठा, मूंगफली में कोलर रूट और सोयाबीन में जड़ सड़न आदि के नियंत्रण हेतु किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीट नियंत्रण में ट्राइकोग्रामा का उपयोग। क्या है ट्राइकोग्रामा? ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी है जो ज्यादातर देर पे क्या करता है, ये हानिकारक कीट जैसे लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के अंदर अपने ही क्या दे देता है, अंडे दे देता है। और इसमें ट्राइकोग्रामा का एक कार्ड के ऊपर 16,000 से 20,000 क्या होते हैं, पोस्ट से अंडे होते हैं। इस ट्राइको कार्ड को अपन खेत में लगाते हैं और 2 से 3 ट्राइको कार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं। ये छोटे मोटे कीटों को नष्ट कर देते हैं। केवल 5.7 मिमी तक ये कीट उड़ सकते हैं, 5 से 7 मीटर तक ही उड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकते हैं। फसलों में इसका उपयोग गन्ने में जड़ गलन, तना और शीश भेदक, और शीश भेदक इसमें कपास में, और कपास में बोलवर्म, बैंगन में फल छेदक तथा धान एवं टमाटर में तना छेदक के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन है ये बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए अपन ने 51 क्वेश्चंस इस चैप्टर के सोल्व किए हैं। आगे अपन अब तीसरा चैप्टर कल पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है सिंचाई।